बिहार की सियासत में तूफान मचाने वाली खबर है। जातिगत जनगणना के जिस मसले को लालू और तेजस्वी से लेकर नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा मुद्दा बना रखा था, उस पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। हलफनामा में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वह 2021 की जनगणना में जाति के आधार पर जनगणना का निर्देश नहीं दे। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने कंसेंसस पॉलिसी डिसीजन यानी कि सोच समझकर नीतिगत फैसला लिया है कि 2021 की जनगणना में अनुसूचित जाति व जनजाति तबके के अलावा किसी और जाति या समूह की गणना नहीं की जाएगी। बिहार के खनन भूतत्व मंत्री जनक राम जाति जनगणना के मसले पर मीडिया के सामने अपना बयान भी साझा किए। डेलीगेशन में शामिल थे, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है उससे बड़ा भी कोई जवाब हो सकता है क्या? मैंने तो कह दिया, आपके सवाल का जवाब आ गया कि सब हम 13 करोड़ का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्ता पक्ष के नेता हो और विपक्ष के नेता हो। जब देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सारी बातें रख दी गई है तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी का निर्णय क्या होता है। लालू जी ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस जो है वो पिछड़ों अति पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है, जाति जनगणना नहीं करा है। मुझे लगता है कि लालू जी भी हिंदू हैं और आरएसएस से एक संस्कार देने का परंपरा है। सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को, ये राजनीतिक दल नहीं है आरएसएस, ये देश में सभी समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने का एक काम करती है। और मुझे लगता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी आरएसएस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। राजनीतिक स्टंट खेल खेलने के लिए कुछ आरएसएस के आड़ में लोग राजनीति कर लेते हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव जी सर्वमान्य हैं। उनके वोट बैंक खिसकता है, उनके वोट बैंक में दरार आती है, उनके वोट बैंक जाति आधार पर क्यों नहीं पूछते हैं उन लोगों से। जो MY समीकरण आपने 15 साल तक चलाया है, ये जनक चमार आपके माध्यम से पूछना चाहता है पूर्ववर्ती सरकार को कि MY समीकरण में बिहार प्रदेश के अनुसूचित जाति के लोगों को आपने कहाँ रखा था? उस MY समीकरण में तो अनुसूचित जाति के लोगों को कहीं स्थान ही नहीं था। लेकिन धन्य है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, धन्य है बिहार प्रदेश के NDA सरकार, जो वही लालू प्रसाद यादव की सरकार थी 15 साल के कुशासन में, जो अनुसूचित जाति के लोगों ने, EBC के लोगों ने, OBC के लोगों ने रिजर्वेशन का मांग करते रहे। पटना जब आते थे लाठी डंडा चलाई जाती थी, मार करके उनको भगाया जाता था। धन्य है बिहार प्रदेश की सरकार, NDA सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग करती है। और जब सरकार बनती है तो दलितों को, EBC को, OBC को, माइनॉरिटी को पंचायती राज में रिजर्वेशन दे करके आज मुखिया हो, जिला पार्षद हो, BDC हो, वार्ड हो, पंचायत हो, सरपंच हो, सबको मौका अगर दिया तो पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं दिया, NDA सरकार ने दिया। तो कोर्ट से बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता NDA सरकार को धन्यवाद देती है। कहने के लिए जाति के पीछे उनकी राजनीति चल रही थी, अब वो चलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार में, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार में सरकार चल रही है, सरकार दौड़ रही है। 13 करोड़ जनता के घरों में विकास पहुंच रही है। भारतीय जनगणना में जो आंकड़े हैं वह संभव नहीं है। कर्नाटक ने अपनी गणना की है, उड़ीसा ने अपनी जातीय जनगणना की है और प्रत्येक राज्य स्वतंत्र हैं। लेकिन केंद्र के पास जो डाटा है और केंद्र ने जो आंकड़े जमा किए थे, वह गरीबों का कल्याण कैसे हो, गरीबों के लिए हम किस तरह से योजनाएं चलाएं, और उसी के साथ यह डाटा किया गया था। लेकिन जब 4,28,000 जातियाँ पाई गई, तब इस पर जो हमारे नीति आयोग के थे अरविंद पनगड़िया जी, और वो टीम में इसलिए यह निर्णय हुआ कि यह केंद्र के द्वारा जनगणना संभव नहीं है। बाकी कर्नाटक और उड़ीसा सामने है। क्या कर्नाटक और उड़ीसा के तर्ज पे आप लोग भी चाहेंगे, चूंकि आप सहयोगी हैं सरकार में, तो बिहार में भी जातीय जनगणना हो? मैं केंद्र सरकार के निर्णय जो है कि प्रैक्टिकल बात है, कहीं भी जनगणना होगी, बहुत बड़ी एक संख्या है जो यह नहीं समझ पाती है। उससे पूछेगा क्या है तो कहेगा कि मेरा नाम अजय कुमार है, किस जाति के यहाँ कुमार है, और इस तरह की गलतियाँ बहुत सारी फ्लॉज होते रहेंगी। और उसी का नतीजा है कि कर्नाटक में जिसने गणना कराया वो भी आज तक कुछ नहीं कर सका। इसीलिए कोई भी प्रैक्टिकल ढंग से करे, लेकिन हर राज्य के जो अपने परिभाषा है उसमें वो कर सकता है। वहीं बीजेपी सहयोग कार्यक्रम में राज्य में हो रही यूरिया की कमी पर कृषि मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा है कि कहीं कहीं परेशानी हो रही है, लेकिन बाकी सभी जगह पर
कोई परेशानी नहीं हो रही। खाद की कमी हो रही है और कई जिलों में किसान जो है वो परेशान हो गए हैं खाद की कमी के कारण। यूरिया नहीं मिल रहा सर कई जिलों में। यूरिया की कमी जरूर हुई और उस कमी को केंद्र सरकार की मदद से हम लोगों ने दूर भी किया है। अब स्थिति सामान्य है और कमी का कारण भी आप सब जानते हैं। कई बार मैं कह चुका हूं कि कोरोना काल में सीपिंग बंद हो गया, बंद करना पड़ा, बंद नहीं हो गया, करना पड़ा। जो विदेश से जो आयात होता था खाद का, लगभग 30% खाद उसका आयात बाहर से होता था, विदेश से खाद आती थी। वो बंद होने की वजह से कमी हुई है, लेकिन अपने देश के अंदर जो उत्पादन होता है तो उन कंपनियों का उत्पादन बढ़ा करके उस कमी को पूर्ति करने का काम केंद्र सरकार ने किया। और जो कठिनाई आई, जो कमी महसूस हुई, उस कमी को पूरी की गई। खाद की कमी भी हुई, खाद की आपूर्ति भी हुई और खाद के कमी के कारण किसान का फसल और बाकी खेती प्रभावित नहीं होने दिया। हम लोगों ने परेशानी हुई, लाइन लगाना पड़ा, देना पड़ा, देखना पड़ा कि ऐसे किसान जिनके नाम पर जो किसान नहीं है वह भी खाद उठा रहे हैं, तो ये सब देखना पड़ा। जो सही किसान है उनको खाद मिले, उनको पहुंचे, वो खाद ले पाए, इसकी व्यवस्था करनी पड़ी। प्रशासन को भी उसमें लगना पड़ा। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ले करके और उसको ब्लैक में बेच के अपना आमदनी करेंगे। ऐसे लोग भी इस मौके पर जब कमी होती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग की कई योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इस योजना की कुल लागत 237.8 करोड़ रुपया है, जिसमें से 38 थाना भवन, सुपौल पुलिस लाइन, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा समेत कुल 94 नवनिर्मित पुलिस भवन भी शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 149.96 करोड़ की लागत से बनने वाले 57 पुलिस भवन का शिलान्यास भी किए हैं। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद सीएम नीतीश ने अपने संबोधन में पेंडिंग कार्यों को लेकर के नाराजगी भी जाहिर की है। और ये खुशी की बात है कि आज 94 पुलिस भवनों का जो नवनिर्मित है उसका उद्घाटन हो रहा है, जिसमें आप लोगों ने इसके बारे में चर्चा की। सुपौल में पुलिस लाइन का निर्माण है, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा में विभिन्न भवनों का निर्माण है, 38 थाना भवनों का निर्माण है, 1500 सिपाही बैरक सहित अन्य आवासीय भवनों का निर्माण है और भागलपुर में माउंटेड मिलिट्री पुलिस एमएमपी बटालियन का आवासीय भवन का निर्माण है और इस तरह से अन्य जिनकी चर्चा की उसका हो रहा है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और आज ही इसके साथ साथ 57 पुलिस भवनों का शिलान्यास भी कराया गया है और आज जिन भवनों का उद्घाटन हुआ उसकी राशि लगभग 238 करोड़ रुपया है और आज जिनका शिलान्यास किया गया है उसकी राशि लगभग 150 करोड़ रुपया। तो इसमें 29 थाना भवनों का निर्माण है। गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड हेतु गया एवं बिहार शरीफ में प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण था। विभिन्न प्रकार के आवासीय भवन एवं बैरक इसमें शामिल है। तो अनेक प्रकार की योजनाओं का उद्घाटन हुआ, अनेक प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हो रही है। पंचायत चुनाव के दौरान कुल 151 पंचायत के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदान पेटी में बंद हुआ है। कुल 10 जिलों में मतदान हुआ है, जिसमें से जमुई, अरवल, गया, कैमूर, नवादा, बांका, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद और मुंगेर शामिल है। 6 पदों में पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य का चुनाव ईवीएम से और पंच व सरपंच का चुनाव बैलेट बॉक्स से हुआ है। वोटर्स फोटो पहचान पत्र या वैकल्पिक पहचान पत्र के आधार पर वोटिंग करते दिखे। हमें बहुत उत्साह है कि हमारा
बच्चा कोई वार्ड बन जाए, कोई मुखिया बन जाए, कोई मुखिया बन जाए, तो ना मेरा पंचायत का रक्षा करेगा, मेरा बच्चों का रक्षा करेगा, शिक्षा को बढ़ाएगा। हम अपने महिला मंडल का अध्यक्ष हैं। देखिए, किसको लेके आए हैं मतदान करने? अपने बहू को लेकर आए हैं, नतनी को लेकर आए हैं, नतनी पतोह को लेकर आए हैं, अपने बेटा को लेकर आए हैं, पूरा परिवार के अपने पति को लेकर आए हैं। भाई सब लोग चले आज वोट मारे, अपना पंचायत को चुनाव में मारे और उनको आगे बढ़ाए। क्या नाम है आपका? मेरा पार्वती देवी। पहले चरण की वोटिंग के लिए 12,000 से अधिक पुलिस पदाधिकारी और कर्मी तैनात किए गए। पहले चरण में 156 मतदान भवन नक्सल प्रभावित इलाकों में है। इसे देखते हुए राज्य पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस मुख्यालय के अनुसार सभी मतदान भवन, सेक्टर, ईवीएम क्लस्टर, जोन एवं सभी जगहों पर पुलिस की खासी तैनाती की गई है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में खनन व भूतत्व विभाग की बैठक हुई है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि लोगों को उचित कीमत पर आसानी से बालू मिले। इसके लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। तो वहीं मीटिंग के बाद खनन और भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि 1 अक्टूबर से बालू का खनन शुरू हो जाएगा। बालू अवैध खनन का मामला प्रकाशित होता है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा होगा कि बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, वो एसपी से लेकर के और सिपाही तक, जिनकी अवैध बालू में अगर संलिप्तता पाई जाती है तो वे हिचक सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा कि आर्थिक अपराध के तहत संपत्ति भी उनकी जांच हो रही है और अकूत संपत्ति प्राप्त हो रही है तो जब्ती भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ है। जिन लोगों ने ये बालू में अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं, साफ संकेत है कि अगर उनमें सुधार नहीं होगा तो प्रशासन समय समय से छापामारी करके उनके ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, हाईवा हो, जेसीबी हो, वो जब्ती करती है, एफआईआर करती है, नीलाम करने का प्रबंध कर दिया गया है और उससे कमाई हुई संपत्ति को भी सरकार जब्त कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई के बावजूद भी खनन जारी है। मुझे लगता है कि कानूनतः आपने कहा और उसका जवाब भी हमने दिया। अगर ऐसे खनन कर रहे हैं लोग जिसको आप अवैध कहते हैं तो सरकार चुप तो बैठी नहीं हुई। लगातार थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, जिला के डीएम, जिला के एसपी कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो रही है। और आपकी नज़र में कहीं फिर ऐसे देखने को मिलता है तो उजागर करते रहिए, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सर, बालू माफियाओं में डर नहीं बैठ रहा है, कार्रवाई तो हो रही है सर, डर नहीं बैठ रहा है बालू माफियाओं में। मुझे लगता है कि डर तो बैठा हुआ है। आप कह रहे हैं ना, डर तो हो बैठा है कि रात में वो लोग सपना देख रहे हैं। ये पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि उनकी चिंता है कि अब अवैध खनन हम कर नहीं पा रहे हैं। अवैध खनन करने पे सरकार कड़ी से कड़ी अंकुश लगाई है और मुझे लगता है कि उनके अंदर ये डर दहशत है। मैं पूर्णतः फिर आपको कहना चाहता हूं कि अवैध कारोबार करने वाले बालू संबंधित वो सावधान हो चुके हैं। अगर उनमें कहीं इस रवैये में कहीं देखने को मिलती है तो फिर उजागर कीजिए और उनके ऊपर कार्रवाई होती रहेगी। 1 अक्टूबर से जो सिया का पुनर्गठन हुआ, 1 अक्टूबर से सभी बंदोबस्ती किया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? खबर बख्तियारपुर बाजार से है, जहां सरकारी अस्पताल से सटे 2 नाश्ता दुकानदारों के बीच ग्राहक बुलाने के विवाद में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। इस संदर्भ में जख्मी अनिल कुमार ने बताया कि दोनों का नाश्ता का दुकान एक दूसरे से सटा है। ग्राहक बुलाने को लेकर के एक दूसरे में विवाद हुआ है, जिसमें मारपीट में 6 लोग जख्मी हो गए। सर, वो 5 भाई हैं, हम अकेले भाई हैं। गहकी बुलाने के चलते वो 5 भाई मिलकर मारने लगा। एक भाई जिसमें दारू बेचता है, कल्टू कुमार, एगो पिंटू है देदौर का, कारू राय का बेटा, वो भी। लड़ाई किस बात पे हुई? लड़ाई हुआ गहकी बुलाने के चलते।
मारने वाला में कौन कौन है? मारने वाला में है रिपू कुमार है, छोटू कुमार है, कल्टू कुमार है, पिंटू राय है और संतोष कुमार है। कौन कौन घायल हुआ है? घायल है जिसमें हम हैं, मेरा बेटा है, मेरा भंगना है, मेरा भाभी। झगड़ा कारण सर गहकी बुलाने के चलते। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम अनिल कुमार उर्फ नूनू कुमार। बाबूजी का? श्री दयानंद प्रसाद। मामला सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत गुड़िया पंचायत के कुकुरधारी पलार नदी के किनारे एक युवक के अज्ञात शव मिलने की है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी किनारे एक युवक का अज्ञात शव मिलने पर त्रिवेणीगंज थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही त्रिवेणीगंज की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या नाम हुआ? प्लास्टिक। संजय यादव। कहाँ घर है? गुड़िया, वार्ड नंबर 3। ये कौन सा नदी है? ये नदी तो अभी कुकुरधरी में पड़ता है, बेलापट्टी जगह पर है। दोनों यहाँ क्रॉस करता है। वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड नंबर तो 10 में पड़ता है कुकुरधरी। अच्छा, पंचायत कौन सा है? गुड़िया। ये लाश जो मिला इसका पहचान किया है, जानते हैं? ना, इसको हम कुछ नहीं जानते हैं। ये लाश जो मिला है यहाँ पे पहचान किया? नहीं, मतलब अज्ञात है क्या? अज्ञात है। हम तो पहले तो पदाधिकारी लोग आए हुए थे। उसके बाद हम आए। हाँ, तो देखे तो यहाँ लाश था नदी किनारे। हाँ, नदी किनारे देखे लाश था। सुपौल में बेखौफ अपराधियों ने बंदूक की नोक पर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए माइक्रो फाइनेंस कर्मी से हजारों रुपए की लूट कर फरार हो गए। तो वहीं पीड़िता ने थाने में आवेदन देकर कानून से न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। जोर से बोलिए। रवि कुमार। कहाँ घर है? बसनवरा आलमनगर प्रखंड, मधेपुरा जिला। अच्छा, अभी आप कौन सा संस्था में काम कर रहे हैं? समस्ता माइक्रो फाइनेंस में। समस्ता माइक्रो फाइनेंस में। ये ऑफिस कहाँ है आपका? त्रिवेणीगंज मेला ग्राउंड के पास है, और मंदिर के पास। आपके साथ क्या घटना हुई? हम मीटिंग करके अभी आ रहे। कहाँ से? जदिया में ऑफिस है आपका? नहीं। अच्छा, कलेक्शन करके आ रहे थे? अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम डिपॉजिट करने आ रहे थे। फिर कहाँ पे डिपॉजिट करने आ रहे थे? यही मतलब मेला ग्राउंड में ऑफिस है, वहाँ आ रहे थे? हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद तीन लड़का आया बाइक से। अच्छा। उसके बाद हम आगे से ओवरटेक करके रोक करके बाइक की चाबी छीन करके सारा गोली सटा करके हमको सारा पैसा ले लिया हमसे। टिकट खोल के मोबाइल ले लिया, टेप ले लिया, हर चीज़ ले लिया। कौन सा बाइक था? पल्सर था। क्या आदमी था? 3 आदमी। 3 आदमी था। पहचाने किसी को? नहीं पहचाने। सामान किसके पास था? क्या सब सामान के पास था? गोली था, पिस्टल सटा दिया था। लगा कि आप मार देगा हमको, पूरा हम एकदम हो गए। हाँ। पीछे से भी तब उसके बाद। अच्छा, और फिर लेकर के फिर भाग गया। वो अपाची से लेकर, कौन अपाची था? पल्सर था। पल्सर से लेकर भाग गया। कितना रुपया था आपका? 56,000। 56,000 रुपया था। तो आप थाना में आवेदन दिए? हाँ, दिए। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। बिहार के मधुबनी से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। मधुबनी जिले के बाटा चौक स्थित एक्सिस बैंक में अपराधी के द्वारा 40 लाख की लूट की घटना हुई है। सदर डीएसपी अपने दल बदल के साथ पहुंचकर घटना व सीसीटीवी को खंगालने में जुटे हैं। साथ ही बैंक कर्मी ने बताया कि मौके पर अपराधी ने कई राउंड फायरिंग भी करते हुए भाग निकला है। घटनास्थल पर गार्ड को घायल कर अपराधी फरार होने में सफल रहे। गार्ड को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैसे पता चला है कौन है? ऊपर वाले होंगे, अपना इधर उधर भाग रहे थे। कितने राउंड फायरिंग हुआ? हाँ, कितने राउंड फायरिंग हुआ है? इतना हम लोग 5-7 बार हुआ है फायरिंग। कितने आदमी थे वो लोग? हाँ, कितने आदमी भाग रहे थे? कितने? नहीं, उतना आप बता सकते भैया, हम तो भीतर बैठे होते, हम क्या कहता है, ये सब लोग भाग रहे हैं। जहाँ हम हमको क्या हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है। अफरा तफरी का माहौल हो गया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार सिंह। सर, ये घटना के बारे में तो
थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे सर ये घटना के बारे में थोड़ा सा बताया जाए सर। हम लोग पता करके कितने लोग घायल हैं कितना बस वही हम लोग को कंफर्म हो के आपको बता दें सर कुछ भी तो আরেকজনে বসে বসে রং মাখে এমন একজনে ছবি আঁকে একজনে এমন আরেকজনে বসে বসে রং মাখ একজনে সুর তোলে একজনে এমন আরেকজনে মন্দিরাতে তাল তোলে এমন একজনে সুর তোলে একজনে এমন আমার বেসুরা সব